चलिए, क्या हाल चाल है? ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत ना है। क्या चाहिए? भोज? बैग चाहिए? चलिए, लेक्चर नंबर 9 के बाद डायरेक्ट 11 आ जाता है। काहे जी, कहां पे क्या दिक्कत है? कल तो उसको सुधार देना। अरे 9 के बाद 10 आता है, ठीक है, 11 नहीं आता है। तो आइए पढ़ते हैं। लास्ट क्लास में जलियांवाला बाग हत्याकांड को पढ़े थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और आगे जो हम लोगों को पढ़ना है, असहयोग और खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के विषय में जो है आगे हम लोगों को पढ़ना है। तो आप हेडिंग मारिए, असहयोग और खिलाफत आंदोलन। 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 चलिए, आइए समझिए। अब हीरो सब आइए समझिए। लेकिन समझने से पहले 2 4 5 क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है? जवाब दीजिएगा। बताइए तो, सम्मिलित रूप से ही। काहे 1 बाय 1 पूछेंगे, बेवजह का जवाब नहीं दीजिएगा, मूड खराब होगा मेरा। हम अपना बेवजह का मूड क्यों खराब करें? क्या है कि ना? तो गेहूं के साथ घुनो पीसा वही बेटर है, समझे? जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को बचाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन सा बिल पारित किया? इंडे मिंटी बिल। इंडे। जनरल ओ डायर की गोली मारकर हत्या किसने की? सरदार उधम सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? 13 अप्रैल 1900। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु जो हंटर आयोग का गठन हुआ था, हंटर आयोग ने अपने रिपोर्ट में कितना लोगों के मारे जाने को लेकर बात? 379। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी का गठन किया। तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। तहकीकात कमेटी का प्रारूप कौन तैयार किया? कौन तैयार किया था? महात्मा गांधी। आगे बताइएगा, किस कानून को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा? रॉलेट एक्ट कानून को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा। चलिए ठीक है, तो लगभग जवाब दिए हैं आप लोग। कुछ लोग जवाब दिए, कुछ लोग हो किए, समझे?
तो असहयोग और खिलाफत आंदोलन दोनों एक साथ चले हैं। इसी वजह से एक साथ हम आपको बता रहे हैं। ऐसे किसी किसी बैच में खिलाफत आंदोलन अलग बताते हैं, असहयोग आंदोलन अलग बताते हैं, लेकिन आपके बैच में जो है दोनों एक साथ ही बता रहे हैं। तो देखिए, असहयोग आंदोलन, सबसे पहली बात कि असहयोग आंदोलन आखिरकार हुए क्यों? असहयोग आंदोलन आखिरकार हुए क्यों? देखिए, कोई भी घटना अगर होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। ऐसे ही कोई घटना नहीं हो जाता है। तो हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अगर असहयोग आंदोलन हुआ है तो असहयोग आंदोलन के पीछे भी कुछ कारण है। अब सवाल यह उठता है कि असहयोग आंदोलन होने के पीछे कारण क्या है? तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुए हैं 1 अगस्त 1920 से। 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुए हैं 1 अगस्त 1920 से। 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन जो 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ है, इसके होने का कारण है वर्ष 1919 ईस्वी में घटित होने वाली घटना। वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट कानून लागू हुआ। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। वर्ष 1919 में हंटर कमीशन आयोग का गठन हुआ। रॉलेट एक्ट कानून भी भारतीयों के आवाज को दबा रहा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने निर्दोष हजारों भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया। और हंटर कमीशन आयोग का रिपोर्ट भारतीयों के पक्ष नहीं बल्कि भारतीयों के विपक्ष में था, क्योंकि हंटर कमीशन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को बचाने का काम किया। तो इसी वजह से वर्ष 1919 ईस्वी में घटित होने वाली जो ये घटनाएं हैं, चाहे रॉलेट एक्ट कानून का लागू होना हो, चाहे जलियांवाला बाग हत्याकांड का घटित होना हो, चाहे हंटर कमीशन आयोग का रिपोर्ट आना हो जो कि भारतीयों के पक्ष में नहीं आया, ये सभी घटनाएं महात्मा गांधी को प्रेरित किया कि महात्मा गांधी एक बड़ा जन आंदोलन करे। जो छोटी छोटी घटनाएं वर्ष 1919 ईस्वी में घटित हुई, उन घटनाओं ने गांधी जी को असहयोग आंदोलन चलाने को प्रेरित किया। इसके अलावे 1919-20 के समय भारत के हिंदू और मुसलमानों में एक गजब प्रकार की एकता थी। तो 1919-20 ईस्वी के समय भारत के हिंदू और मुसलमानों में जो एकता थी, उस एकता ने भी गांधी जी को प्रेरित किया असहयोग आंदोलन करने पर। मतलब गांधी जी को यह लगा कि यह तो शानदार मौका है बड़ा आंदोलन करने का, क्योंकि अभी भारत के हिंदू और मुसलमान दोनों एक है, दोनों कंधा से कंधा मिलाकर चल रहा है। तो ये सभी असहयोग आंदोलन शुरू करने की परिस्थिति को तैयार किया।
और जब असहयोग आंदोलन शुरू होने की परिस्थिति तैयार हुई तो उन परिस्थितियों का फायदा महात्मा गांधी ने उठाया और फिर महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 ईस्वी से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। 1 अगस्त 1920 ईस्वी से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। अब देखिए, यहां पर हमने आपको एक बात बतलाया कि 1919-20 के समय भारत के हिंदू मुसलमानों में जबरदस्त एकता थी। उस एकता का कारण क्या था? उस एकता का कारण एक खिलाफत आंदोलन का होना भी है। अब खिलाफत आंदोलन किसने किया, क्यों किया, किसके नेतृत्व में हुआ? तो खिलाफत आंदोलन अली बंधु के नेतृत्व में हुआ। अली बंधु के अंतर्गत 2 भाई आया करता था। एक का नाम था मोहम्मद अली और दूसरे का नाम था शौकत अली। मोहम्मद अली अलग है, मोहम्मद अली जिन्ना अलग है। तो अली बंधु जिसके अंतर्गत 2 भाई आता था, एक का नाम था मोहम्मद अली और दूसरे का नाम था शौकत अली। उन्हीं दोनों के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन हुए। अब खिलाफत आंदोलन किसके विरोध में हुआ? तो खिलाफत आंदोलन भारत के मुसलमानों ने अंग्रेजों के विरोध में किया। खिलाफत आंदोलन की अगर हम बात करें तो जो खिलाफत आंदोलन है, यह आंदोलन भारत के मुसलमानों ने किया और भारत के मुसलमानों ने यह आंदोलन अंग्रेजों के विरोध में जाकर किया। अंग्रेजों के विरोध में जाकर किया। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों के विरोध में जाकर खिलाफत आंदोलन क्यों किया? भारत के मुसलमानों ने अंग्रेजों के विरोध में जाकर खिलाफत आंदोलन क्यों किया? देखिए, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक है आपको पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी खलीफा कहलाया। खलीफा, जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब है उनके उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। खलीफा और जो खलीफा होता था वो एक प्रकार से पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का प्रतिनिधित्व करता था। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का प्रतिनिधित्व करता था खलीफा। तो हुआ क्या, अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा, तुर्की एक देश है, यूरोप और एशिया महादेश के बीच में एक देश है आपको तुर्की। यहां पर है तुर्की। ये एशिया महादेश है, ये यूरोप महादेश है। एशिया महादेश और यूरोप महादेश, इन्हीं दोनों महादेशों के बीच में एक देश है तुर्की। तुर्की तुर्की का विस्तार एशिया में भी है, तुर्की का विस्तार यूरोप में भी है। तुर्की लेकिन मेनली एशिया में माना जाता है, ऐसे इसका विस्तार दोनों महादेश में है। तुर्की के खलीफा ही पूरे विश्व में मुसलमानों का प्रतिनिधिकर्ता माना जाता था। तुर्की के खलीफा पूरे विश्व में मुसलमानों के प्रतिनिधित्वकर्ता माने जाते थे। पूरे विश्व के मुसलमान तुर्की के खलीफा को अपना आराध्य मानता था। तुर्की के खलीफा को अपना आराध्य मानता था। तो अंग्रेजों ने
क्या किया, अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा को अपमानित किया और तुर्की का विघटन कर दिया। और जब अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा को अपमानित किया तो पूरे विश्व जगत के मुसलमान अंग्रेजों के विरोध में खड़ा हो गए और फिर भारतीय मुसलमान भी अंग्रेजों के विरोध में खड़ा हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन इसलिए किया क्योंकि अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा को अपमानित किया और तुर्की का विघटन किया। भारतीय मुसलमान तुर्की के खलीफा को अपना आराध्य मानता था, अपना नेतृत्वकर्ता मानता था, अपना प्रतिनिधि मानता था, जिस वजह से तुर्की के खलीफा को जब अंग्रेजों ने अपमानित किया तो फिर भारतीय मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया, विद्रोह किया, जिसे हम लोग खिलाफत आंदोलन या खिलाफत विद्रोह कहते हैं। अब यहां पर एक सवाल यह बनता है कि आखिरकार अंग्रेज तुर्की के खलीफा को अपमानित क्यों किया? अंग्रेज तुर्की के खलीफा को अपमानित क्यों किया? अंग्रेज तुर्की के खलीफा को अपमानित क्यों किया? देखिए, हुआ क्या था, वर्ष 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ। वर्ष 1914 से 1918 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उस विश्व युद्ध में पूरा विश्व दो धड़ा में बटा हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस जैसे देश शामिल थे। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की जैसे देश शामिल थे। तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन मित्र राष्ट्र में था और प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन जो मित्र राष्ट्र में था, इस विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की ही जीत हुई, अर्थात ब्रिटेन की जीत हुई। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने ब्रिटेन का साथ नहीं दिया। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने जो ब्रिटेन का साथ नहीं दिया, इसी वजह से ब्रिटेन खोज खोज कर उन देशों से बदला ले रहा था जो देश प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ नहीं दिया था। वैसे देश जो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ नहीं दिया था, वैसे देश जो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ नहीं दिया था, उन देशों से खोज खोज कर बदला ब्रिटेन ले रहा था। तो तुर्की ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ नहीं दिया, इसी वजह से ब्रिटेन की सरकार ने तुर्की का विघटन किया और तुर्की के खलीफा को अपमानित किया। और फिर भारतीय मुसलमान इस चीज से रुष्ट हो गए और भारतीय मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ जो है आंदोलन कर दिए, जिसे इतिहास में खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी ने समर्थन दिया था। खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी ने समर्थन दिया था। कांग्रेस ने भी खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था और खिलाफत आंदोलन के तत्वाधान में 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में एक संयुक्त बैठक आयोजित हुई। खिलाफत आंदोलन के तत्वाधान में 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में जो एक बैठक आयोजित हुई, उस बैठक की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने किया था, आप याद कीजिए, महात्मा गांधी को अपने जीवन में 3 लक्ष्य जान से भी प्यारा था। उसमें एक था हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करना। तो भारतीय मुसलमान, सामान्य तौर पर जो भारतीय मुसलमान हुआ करते थे, वो अंग्रेजों के पक्ष में रहा करता था, अंग्रेजों को समर्थन किया करता था।
लेकिन जब तुर्की के खलीफा को अपमानित किया अंग्रेजों ने, तब भारतीय मुसलमान अंग्रेजों के विरोध में आकर खड़ा हो गए। तो गांधी जी को लगा कि ये शानदार मौका है मुसलमानों से आंदोलन में सहयोग लेने का। अभी मुसलमान भी अंग्रेजों से रुष्ट है और अंग्रेजों ने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड किया है उससे पूरा भारतवर्ष रुष्ट है। और फिर इन वजहों से ही असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई और फिर असहयोग आंदोलन हुए। और एक बात आप जानिए, ऐसा नहीं था कि महात्मा गांधी कह दिए हम असहयोग आंदोलन कर रहे हैं तो सब कांग्रेस के लोग जो है गांधी जी के पीछे पीछे हो जाते थे। नहीं, जब गांधी जी ने कहा कि अभी एक बड़ा आंदोलन करने की परिस्थिति है, एक बड़ा आंदोलन अभी करना चाहिए, एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए, तो कुछ कांग्रेसी महात्मा गांधी के समर्थन में आए और कुछ कांग्रेसी महात्मा गांधी के विरोध में चले गए। जैसे एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, जीएस खापड़े, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना भी पहले कांग्रेसी हुआ करता था, बाद में वो मुस्लिम लीग में शामिल हुआ। महात्मा गांधी जो राजनीति करना शुरू किया है वह कांग्रेस के सदस्य के तौर पर ही मोहम्मद अली जिन्ना जो राजनीति करना शुरू किया, मोहम्मद अली जिन्ना जो राजनीति करना शुरू किया है वह कांग्रेस के सदस्य के तौर पर ही राजनीति करना शुरू किया है। बाद में जाकर के वो मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और गांधी जी के द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन से जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, जीएस खापड़े, एनी बेसेंट, ये सब लोग सहमत नहीं थे। जिस वजह से इन लोगों ने कांग्रेस छोड़ दिया, और जब ये लोग कांग्रेस छोड़ दिए तो इन लोगों का कोई खास महत्व तो नहीं रह गया सिवाय जिन्ना को छोड़कर। लेकिन फिर भी गांधी जी में एक विशेषता थी कि गांधी जी अगर सोच लेते थे कि ये करना है तो गांधी जी करते थे, परिणाम के बारे में नहीं सोचते थे। तो गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू किए और असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में होने वाला पहला बड़ा जन आंदोलन था, जिसमें लगभग पूरे भारतवर्ष की आम जनता ने पार्टिसिपेट किया। और असहयोग आंदोलन पहला आंदोलन हुआ जिसमें कांग्रेस ने संघर्ष के रास्ता को चुना। यानी कांग्रेस पहली बार असहयोग आंदोलन में यह डिसाइड किया कि अब हमें संघर्ष करना है। इससे पहले कांग्रेस की नीतियां संघर्ष वाली नीतियां नहीं थी। जैसे राहुल गांधी, जब मोदी जी का पहला कालखंड था 2014 से 2019, मोदी जी के पहले कालखंड में तो राहुल गांधी शिथिल हो गए थे। 2019 में जब कांग्रेस को करारी हार मिली तो उसके बाद राहुल गांधी सक्रिय हुए और फिर भारत जोड़ो यात्रा किए और उनकी जो छवि पप्पू वाली बना दी गई थी, उस पप्पू वाली छवि को उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करके अपने पप्पू वाली छवि को राहुल गांधी ने खत्म कर दिया और अभी एक बेहतर नेता के तौर पर राहुल गांधी उभर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस बात को बीजेपी के लोग भी मान रहे हैं, इंक्लूडिंग स्मृति ईरानी तक इस बात को स्वीकार की है। आज एक कल का स्मृति ईरानी का स्टेटमेंट है कि राहुल गांधी को हल्का में ना ले कोई। मतलब एक प्रकार से जो स्मृति ईरानी राहुल गांधी का कभी मजाक उड़ाया करती थी, वो भी राहुल गांधी की प्रशंसक बन बैठी है, समझ गए। तो
जैसे राहुल गांधी ने 2019 के बाद संघर्ष के रास्ता को अपनाया, रोड पर उतरे, उनको कोनो चीज का कमी है जी? किसी भी चीज का राहुल गांधी को कमी है? किसी भी चीज का कोई कमी ना है। और उनके पूर्वज ही जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू बहुत बड़ा वकील था, बहुत संपत्ति वाला था उनका परिवार। राहुल गांधी का जो पूर्वज है बहुत अधिक संपत्ति वाला है। आज लोग संपत्ति अर्जित करेगा, उसका परिवार सैकड़ों बरस से संपत्ति वाला है, समझे? तो उसको कोनो चीज का कमी है, लेकिन फिर भी रोड पर उतरा। रोड पर उतरा ना जी, भारत जोड़ो यात्रा किया तो रोड पर उतर करके नहीं किया है, समझे? तो वैसे ही कांग्रेस 1920 से पहले सेफ्टी के साथ खेलता था, लेकिन 1920 के बाद कांग्रेस संघर्ष के रास्ता को अपनाया। कांग्रेस संघर्ष के रास्ता को अपनाया और फिर असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए और असहयोग आंदोलन से पूरा भारतवर्ष प्रभावित रहा। पूरा भारतवर्ष में असहयोग आंदोलन प्रचारित और प्रसारित किया गया है और कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन शुरू करवाने में महत्वपूर्ण योगदान बाल गंगाधर तिलक का भी रहा है। लेकिन जिस तिथि को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ उसी तिथि को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। यानी बाल गंगाधर तिलक का जब निधन हो गया तो फिर बाल गंगाधर तिलक असहयोग आंदोलन के परिणाम को नहीं देख सके। तो बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे कांग्रेसी नेता है जो असहयोग आंदोलन शुरू करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन असहयोग आंदोलन के परिणाम को बाल गंगाधर तिलक नहीं देख सका। जब बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया तो ऐसा नहीं कि आंदोलन रुक गया, नहीं, आंदोलन शुरू हुआ। और फिर बाल गंगाधर तिलक के निधन होने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में बड़े बड़े कांग्रेसी नेता शरीक हुए, यानी शामिल हुए। महात्मा गांधी भी बाल गंगाधर तिलक के अंतिम संस्कार में शामिल हुए और महात्मा गांधी ने भी बाल गंगाधर तिलक के अर्थी को अपना कंधा दिया था, अर्थी को अपना कंधा दिया था। और महात्मा गांधी के साथ शौकत अली, अभी तुरंत हम आपको बताएं, खिलाफत आंदोलन अली बंधु के नेतृत्व में हुआ है और अली बंधु के अंतर्गत आता है मोहम्मद अली और शौकत अली। शौकत अली महात्मा गांधी के साथ, शौकत अली मुसलमान था, लेकिन उस समय हिंदू मुस्लिम एकता इतना चरम पर था कि शौकत अली नामक मुसलमान ने भी महात्मा गांधी जी के साथ बाल गंगाधर तिलक के अर्थी को अपना कंधा देने का काम किया था। और फिर तिलक के सम्मान में महात्मा गांधी ने तिलक स्वराज फंड का गठन किया और तिलक स्वराज फंड का गठन करने के बाद महात्मा गांधी ने देश के लोगों से यह आह्वान किया कि देश के लोग जिनकी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अनुसार तिलक स्वराज फंड में अपना योगदान दे, ताकि असहयोग आंदोलन चलाई जा सके और असहयोग आंदोलन के जरिए देश को आजादी दिलाई जा सके। महात्मा गांधी भी फकीर आदमी थे, उनके पास कुछ नहीं था। गांधी जी जब भी आंदोलन करते थे तो आम जनता से, उद्योगपतियों से पैसा इकट्ठा करके आंदोलन करते थे। तो असहयोग आंदोलन के दौरान
महात्मा गांधी ने तिलक स्वराज फंड का गठन किया और देश की आम जनता से यह आह्वान गांधी जी ने किया कि देश की आम जनता तिलक स्वराज फंड में धन इकट्ठा करे और उसी धन के प्रयोग से हम आंदोलन करेंगे। और फिर तिलक स्वराज फंड में जो धन इकट्ठा हुआ उसी के प्रयोग से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किया। और असहयोग आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने 1 वर्ष में स्वराज्य प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाया। मतलब असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी यह घोषणा किए कि इस आंदोलन के जरिए 1 वर्ष में भारत को स्वराज्य दिला देंगे। मतलब 1 वर्ष में भारत को आजादी दिला देंगे। 1 वर्ष में भारत को स्वराज्य दिला देंगे मतलब 1 वर्ष में भारत को आजादी दिला देंगे। गांधी जी जानते थे कि 1 वर्ष में देश को आजादी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी देश की जनता प्रेरित रहे, देश की जनता आंदोलन में भाग ले। जैसे मोदी जी को पता था 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाएंगे हम, भ्रष्टाचार को पूरी तरीका से खत्म नहीं कर पाएंगे। जो केंद्र की मोदी सरकार भ्रष्टाचार मिटाने की बात 2014 में कर रहा था, उसी केंद्र की मोदी सरकार में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, भले प्रमाण नहीं मिल रहा है लेकिन संसद भवन से पानी टपकने लगता है। राम मंदिर में जहां पर मुख्य मूर्ति है वहां पर पानी टपकने लगता है। शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर जाती है, मुश्किल से सालों भर नहीं हुआ है शिलान्यास हुए। रोड में दरार आ जाता है, मुश्किल से साल भर बने हुए जिस रोड को नहीं हुआ है उस रोड में दरार आ जाता है। ये सब क्या है? ये सब भ्रष्टाचार है ना, और क्या है? मतलब काम करने वाली कंपनी सही से काम नहीं की है, इसी वजह से संसद भवन में पानी टपकने लगता है, रोड में दरार आ जाता है। समझे? तो मोदी जी को पता था कुछ नहीं होने वाला है, नारा देकर के प्रधानमंत्री बन गए अपना। कुछ अच्छे काम भी किए हैं, ऐसा थोड़े कि कुछ अच्छे काम नहीं किए, बहुत अच्छा काम किए हैं मोदी जी। समझे? तो वैसे ही महात्मा गांधी को पता था कि 1 वर्ष में देश को स्वराज मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर गांधी जी कहते कि ना ये आंदोलन से स्वराज नहीं मिलेगा, तो कोई आंदोलन में शामिल थोड़े होता, कोई नहीं होता शामिल। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान ही 1 वर्ष में स्वराज्य प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाया। 1 वर्ष में स्वराज्य प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाया। और जब गांधी जी असहयोग आंदोलन का नेतृत्व घूम घूम कर पूरे देश में कर रहे थे, तो गांधी जी ने यह देखा कि हमारे देश के 90% 80 से 90% किसान ऐसे हैं जिसके शरीर पर पूरा वस्त्र तक नहीं है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान देखा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान जब वे जगह जगह जाकर असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो महात्मा गांधी ने इस चीज को देखा कि हमारे देश में लोगों के शरीर पर तो पूरा वस्त्र तक नहीं है। और फिर गांधी जी प्रण लिए कि जब तक हमारे देश के सभी लोगों के पूरे शरीर पर वस्त्र नहीं चला जाता है, तब तक हम भी वस्त्र से अपने पूरे शरीर को नहीं ढकेंगे। और फिर महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के दौरान ही 1921 ईस्वी में लंगोट पर आ गए। लंगोट पहनने लगे। मतलब लंगोट कहने का मतलब है, गांधी जी को अगर आप चित्रों में देखेंगे, एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें गांधी जी का चित्र दिया हुआ है।
आप देखेंगे गांधी जी जो धोती पहने हुए हैं, उसी धोती से अपने आधे अंग को ढके हुए हैं। एक ही धोती पहने हुए हैं, उसी से अपने अंग को ढके हुए हैं। जबकि उससे पहले गांधी जी जब लंदन गए थे, कोट पेंट में गए थे, बेल्ट, चश्मा, टाई में गए थे। जब दक्षिण अफ्रीका से आए तो माथा पे पगड़ी या टोपी, धोती कुर्ता। लेकिन जब महात्मा गांधी देश का भ्रमण किए तो गांधी जी को यह लगा कि अगर हम कोट पेंट में रहेंगे तो आम जनता से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, आम जनता से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आम जनता को हमसे भय रहेगा कि ये भी तो ऐसा नहीं कि दिखने में भारतीय है, वेशभूषा और स्वभाव से अंग्रेज ही हो। तो गांधी जी देश की आम जनता को यह दिखलाना चाहते थे, यह बहुत बड़ा प्रतीक है। यही सब चीज तो गांधी को गांधी बनाया। मतलब गांधी अपने आप को जो आम जनता से कनेक्ट किए, इन्हीं सब कारणों से तो लोग, आम जनता गांधी जी से कनेक्ट हुए। जब गांधी जी अर्धनग्न वाली स्थिति में रहने लगे तो देश की आम जनता को लगने लगा कि ये तो हम ही में से एक है, जो समस्या हमको है वो समस्या इसको भी है। तो एक बहुत बड़ा संदेश गांधी जी दिए हैं। और फिर महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन जोर शोर से चले, आगे और भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अब थोड़ा सा लिखिए ना। लिखिए। लिखिएगा। पॉइंट वाइज ही लिखिए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला पहला जन आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन है जो 1 अगस्त 1920 ईस्वी से जो 1 अगस्त 1920 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी के
गांधी जी के असहयोग आंदोलन से गांधी जी के असहयोग आंदोलन से मोहम्मद अली जिन्ना कौमा श्रीमती एनी बेसेंट कौमा बिपिन चंद्र पाल कौमा जीएस खापड़े इत्यादि सहमत नहीं थे, जिस कारण इन लोगों ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट, असहयोग आंदोलन शुरू करवाने में बाल गंगाधर तिलक का असहयोग आंदोलन शुरू करवाने में बाल गंगाधर तिलक का एक अहम योगदान था। लेकिन जिस तिथि को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, उसी तिथि जिस तिथि को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ उसी तिथि को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। अर्थात बाल गंगाधर तिलक असहयोग आंदोलन के परिणाम को
अर्थात बाल गंगाधर तिलक असहयोग आंदोलन के परिणाम को नहीं देख सका। नेक्स्ट पॉइंट, बाल गंगाधर तिलक के अंतिम संस्कार में बाल गंगाधर तिलक के अंतिम संस्कार में महात्मा गांधी भाग लिए। और उन्होंने तिलक के अर्थी को कंधा दिया। गांधी जी के साथ गांधी जी के साथ शौकत अली नामक मुस्लिम नेता ने भी अर्थी को कंधा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, तिलक को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से ही असहयोग आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड का गठन किया गया था। तिलक स्वराज फंड का गठन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, असहयोग आंदोलन के दौरान ही
महात्मा गांधी ने एक वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा था। असहयोग आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने एक वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा था। नेक्स्ट पॉइंट, असहयोग आंदोलन के दौरान ही 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान ही 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी धोती कुर्ता पहनना छोड़ महात्मा गांधी धोती कुर्ता पहनना छोड़ महात्मा गांधी धोती कुर्ता पहनना छोड़ लंगोट पर आ गए। और उसके बाद लंगोटे पे रहे, समझे। बहुत चतुर आदमी थे गांधी जी। कौन कैसे समझेगा, गांधी जी को पता था, बहुत दूरदर्शी थे। चलिए अब नीचे से हेडिंग मारिएगा, असहयोग आंदोलन के कारण। असहयोग आंदोलन के कारण। एक नंबर में यानी असहयोग आंदोलन जो हुआ है उसका कारण क्या है, ठीक है। एक नंबर में रॉलेट एक्ट कानून का लागू होना, रॉलेट एक्ट कानून का लागू होना, रॉलेट एक्ट कानून का लागू होना। दो नंबर में जलियांवाला बाग हत्याकांड का होना। तीन नंबर में हंटर कमीशन आयोग के रिपोर्ट का आना। हंटर कमीशन आयोग के रिपोर्ट का आना। चार नंबर में हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता का अपने
सर्वोच्च स्तर पर होना, और हिंदू मुस्लिम एकता का कारण क्या था जानते हैं? खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ होना। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ होना, ये सब असहयोग आंदोलन का कारण है। ठीक है, तो अब इसमें आगे हेडिंग मारिए खिलाफत आंदोलन, हेडिंग मारिए खिलाफत आंदोलन। डैश देकर लिखिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक इस्लाम धर्म के संस्थापक इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाते थे। बीसवीं सदी में, 20वीं 2 पर 0 20, अभी 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। 20वीं सदी मतलब 1900 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी। 20वीं सदी में तुर्की के खलीफा बीसवीं सदी में तुर्की के खलीफा को विश्व जगत के सभी मुसलमान अपना आराध्य अपना आराध्य मानता था। तुर्की के खलीफा ने, उसी में तुर्की के खलीफा ने प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के खलीफा ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ नहीं दिया। ब्रिटेन का साथ नहीं दिया, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध के अंत होने के बाद प्रथम विश्व युद्ध के अंत होने के बाद
प्रथम विश्व युद्ध के अंत होने के बाद ब्रिटेन की सरकार ने बदला की भावना से तुर्की के खलीफा को अपमानित किया। बदला की भावना से तुर्की के खलीफा को अपमानित किया और तुर्की का विभाजन किया। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटेन की सरकार ने तुर्की के खलीफा को जो अपमानित किया, यही खिलाफत आंदोलन का कारण बना। और फिर यही खिलाफत आंदोलन का कारण बना और फिर अली बंधु के नेतृत्व में अली बंधु के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों के विरोध में किया। अली बंधु के अंतर्गत दो भाई मोहम्मद अली और शौकत अली था। अली बंधु के अंतर्गत दो भाई मोहम्मद अली और शौकत अली था। नेक्स्ट पॉइंट, खिलाफत आंदोलन के तत्वाधान में
खिलाफत आंदोलन के तत्वाधान में खिलाफत आंदोलन के तत्वाधान में तेईस नवंबर 1919 को 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में तेईस नवंबर 1919 को दिल्ली में एक संयुक्त बैठक आयोजित हुआ। जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को संरक्षण प्रदान गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को संरक्षण प्रदान किया था। समर्थन प्रदान किया था, संरक्षण ने समर्थन। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन प्रदान किया था। जिसको लेकर मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी की आलोचना किया। जिसको लेकर मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी की आलोचना किया। जिसको लेकर मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी की आलोचना किया और कहा कि महात्मा गांधी धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं और कहा कि महात्मा गांधी धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं। महात्मा गांधी धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं। धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं और धर्म के मामलों में राजनीति का हस्तक्षेप कर रहे हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, आगे चलकर वर्ष 1924 ईस्वी में आगे चलकर वर्ष 1924 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन, बिना किसी परिणाम के तब समाप्त हो गया। जब तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने जब तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा के पद का जब तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा के पद का अंत कर दिया, नोट देकर लिखिएगा। अप्रैल 1919 में दिल्ली के जामा मस्जिद में होने वाले बैठक में दिल्ली के जामा मस्जिद में होने वाले बैठक में स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली के जामा मस्जिद में होने वाले बैठक में स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया। चलिए, जितना समझाए हैं लिखा है पढ़िए तो।
पढ़ लिए, दीजिए कॉपी। आइए याद करते हैं हीरो सब। गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाला पहला जन आंदोलन है। गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाला पहला जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब से हुई है? कब से हुई है? गांधी जी के द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन से असहमत होने के कारण किस किस ने कांग्रेस छोड़ दी? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल और जीएस। गांधी जी के असहयोग आंदोलन चलाने की वजह से कौन कौन गांधी जी से सहमत नहीं थे, जिस कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी? कौन ऐसे कांग्रेसी नेता हुए जिनका असहयोग आंदोलन शुरू करवाने में महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन वे उसके परिणाम को नहीं देख सके? बाल गंगाधर तिलक के अंतिम संस्कार में महात्मा गांधी भाग लिए थे। आए? गांधी जी के साथ तिलक के अर्थी को कंधा किस मुसलमान नेता ने दिया? गांधी जी के साथ तिलक के अर्थी को कंधा किस मुस्लिम नेता ने दिया? किसने दिया था? किस आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड का गठन किया गया? आए? किस आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड का गठन किया? एक वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान रखा? किस आंदोलन के दौरान? किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी धोती कुर्ता छोड़कर लंगोट पे आ गए? किस आंदोलन के दौरान? आगे बताइएगा। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाते? क्या कहलाते थे? अच्छा, ब्रिटेन की सरकार ने तुर्की की खलीफा को अपमानित किया, इसी को लेकर भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन किया, उस आंदोलन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? खिलाफत आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ है? मोहम्मद अली और शौकत अली या अली बंधु। खिलाफत आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ है? खिलाफत आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? खिलाफत आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ है? आए? खिलाफत आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ है? खिलाफत आंदोलन के तत्वाधान में 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में जो संयुक्त बैठक आयोजित हुई, उसकी अध्यक्षता किसने की? किसने किया? महात्मा गांधी ने। आगे बताइएगा। दिल्ली के जामा मस्जिद में अप्रैल 1919 में होने वाले बैठक में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण कौन दिया था? स्वामी कौन दिया था भाषण? स्वामी सर। चलिए, इससे आगे हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है? हमको निकलने दीजिए, उसके बाद आप लोग निकलिएगा। दो मोबाइल